बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पार्टी के कारकुनान को, तमाम बहनों को, भाइयों को और यहाँ मौजूद मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम रिपोर्टर्स को, फ़ोटो जर्नलिस्ट को, कैमरामैन को अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सब की शुक्रगुज़ार हूँ कि हमेशा की तरह लाहौर आने पर आपने मेरा पुरजोश इस्तकबाल किया और मीडिया की भी यहाँ तादाद जो है वो ख़ासी अच्छी तादाद है और इससे एक बार फिर यकीन होता है कि लाहौर का मीडिया बहुत एक्टिव है और बड़ी ज़िम्मेदारी से अपने काम को सरअंजाम दे रहा है। आप सब लोगों की मेहरबानी। आज क्योंकि हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब ने ये फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया सेल की ओपनिंग है जिसके लिए मुझे इन्होंने यहाँ मदऊ किया, तो वहाँ इसलिए तो मैं आई हूँ। लेकिन जब मीडिया के साथ बैठते हैं तो मौज़ूआत बहुत होते हैं बात करने के हवाले से। आज मैं शुरू करूँगी सबसे पहले अपने एक सहाफ़ी भाई की हवाले से। अरशद शरीफ साहब की जो किलिंग हुई है उसकी आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी मज़म्मत की और ना सिर्फ मज़म्मत की बल्कि इसकी शफ़ाफ तहकीकात जो हैं उसके ऊपर उन्होंने बात की कि ये ज़रूरी हों। नेशनल असम्बली के फ़्लोर पर ये बात हुई और नेशनल असम्बली के फ़्लोर पर ही अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से एक करारदाद भी मंजूर हुई। यकीनन इस वक्त जो उनकी फैमिली जिस दर्द से गुज़र रही है उसका अंदाज़ा उन्हीं को है। लेकिन अरशद शरीफ साहब की जो पूरी ज़िंदगी में बहैसियत एक सहाफ़ी कारकर्दगी थी वो हम सब के आगे है और ये नहीं है कि वो किसी एक के ऊपर बात करते थे। उनकी आप पुरानी जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स देख लें उसमें उन्होंने बाकायदा जो है बड़े बोल्ड इश्यूज़ पे बात की है और उन्होंने पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनकी भी जो कच्चे चिट्ठे हैं वो खोले हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के दाएं बाएं जो लोग हैं उनकी भी खासी जो है वो चार्ज शीट अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम से बयान की है। वो एक सहाफ़ी थे और उनका अपना नुक्ता नज़र था जिसका हम एहतराम करते हैं और उस सहाफ़ी का इस तरीके से कत्ल हो जाना यकीनन ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी के लिए बल्कि पाकिस्तानी कौम के लिए हैरान कुन है। और हम एक बार फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये चाहेंगे कि इस मामले की तहकीकात हों, शफ़ाफ और इम्पार्शल तहकीक हो और तमाम जो इसमें शवाहिद और मुहर्रिकात हैं वो सामने लाए जाएं। इस बात पर भी मैं अफसोस का इजहार करूंगी कि उस सहाफ़ी के कत्ल के ऊपर सियासत की जा रही है। मैं समझती हूँ कि जो शख्स इस खून पर सियासत कर रहा है उसका ना कोई ज़मीर है और उसको ना कोई शर्म है, क्योंकि कत्ल है और हम चाहते हैं बहैसियत पाकिस्तानी कि अगर एक गैर मुल्क के अंदर हमारा पाकिस्तानी भाई इस तरीक़े से कत्ल होता है तो ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और इसकी तहकीक सबका मुतालबा है। लेकिन जिस तरीक़े से पीटीआई इस पर सियासत खेल रही है ये शर्म की बात है। उनकी फैमिली को जिस तरीक़े से पैगाम पहुँचाने की कोशिश की जा रही है ये शर्मनाक बात है। मैं अरशद शरीफ की वालदा से मिली हूँ। उस माँ को सिर्फ अपने बेटे के कत्ल होने के हवाले से मालूमात चाहिए। वो ये नहीं कहती कि कौन कातिल है, किसकी साजिश है, क्या हुआ है। वो एक माँ है। उस माँ से उसका दर्द मैं समझती हूँ उससे बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन वो मजबूत औरत है जिसने अपने बच्चे खोए हैं। पहले भी उनके एक बेटे की वफ़ात एक एक्सीडेंट में हुई है। तो यकीनन वो माँ चाहती है इन सवालात के जवाब, लेकिन ओछे तरीके से पीटीआई की जो लीडरशिप है और उनके कुछ चंद एक चमचे हैं वो इसको दूसरी जानिब ले जा रहे हैं, जो कि अफसोसनाक अमल है। और
इस तरह करने में वो ये भी नहीं सोचते कि वो किसी एक फैमिली के इतने बड़े नुकसान को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो मैं इस रवैये पर भी अफसोस का इजहार करती हूँ। इसके अलावा हम मुंतज़िर रहेंगे इस इन्वेस्टिगेशन के नताइज के हवाले से। एक खबर पाकिस्तान के लिए जो है वो खुशाइंद है कि ग्वांटानामो बे से तकरीबन 20 बरस के बाद एक पाकिस्तानी रिहा हो रहा है। वो पाकिस्तानी जिस पर कोई चार्ज जो है वो साबित नहीं हुआ, और सैफुल्लाह पराचा 20 बरस एक ऐसी कैद में रहा जहां उसे पाकिस्तान के एक डिक्टेटर ने पहुंचाया। वो डिक्टेटर जिसका सबसे बड़ा हामी इमरान खान खुद है, वो डिक्टेटर जिसे रेफरेंडम में इमरान अहमद न्याजी ने जितवाया। उसने पाकिस्तान की तारीख में उस डिक्टेटर को मजबूत किया, और उस डिक्टेटर ने सिर्फ ये नुकसान नहीं किया कि पाकिस्तानियों को हवाले किया है ताकि वो इन जेलों में सड़ें, उसने पाकिस्तान के अंदर जो खून बहाया है वो भी उस डिक्टेटर के हाथों पर है, और जो उसका हामी, जो उसका मददगार था, वो भी उतना ही मुजरिम है जितना वो खुद मुजरिम है। तो आज जो है अपना किबला बदलने पर मैं इमरान खान या इमरान अहमद न्याजी के से मुतासिर नहीं हूँ। वो उस गुनाह में शरीक था, वो उस डिक्टेटर को मजबूत करने में शरीक था, जिस डिक्टेटर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जमहूरी तरीके से निकाला। हमने तो किसी बदतरीन डिक्टेटर के लिए भी जो वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडर्स के लिए रखता है, हमने तो जमहूरी तरीके को इख्तियार करने पर जोर दिया और जमहूरी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ऐसे घिनौने डिक्टेटर्स से निजात हासिल की। एक और खुशाइन खबर यह है कि अब पाकिस्तान फैटिफ लिस्ट में नहीं है। अब वो जो ग्रे लिस्ट का हमारे ऊपर एक बहतान था, एक शर्मिंदगी थी, हम उससे अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं। और मैं इस वक्त जहां पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, वजीर आज़म पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूंगी, वहां मैं खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, उन्हें अप्रिशिएट करूंगी कि उनकी अनथक मेहनत, उनकी अनथक कोशिश, एक मुल्क फिर दूसरा मुल्क फिर तीसरा मुल्क फिर मुख्तलिफ लोगों से उनकी मीटिंग्स, उनकी जो गुफ्तगू, उनका जो आराम से ना बैठना है जब से वो वजीर खारजा बने हैं, उसके नतीजे हमें मिल रहे हैं। और वो नताइज पुरमसरत हैं, वो खुशाइंद हैं, ये अच्छी खबरें हैं। चाहे वो ग्वांटानामो बे से हमारा एक पाकिस्तानी आ रहा हो या फैटिफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल रहा हो, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। और इसके लिए मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसी जमात में हूँ जिसके पास क्लैरिटी है, जिसके पास जहन की भी क्लैरिटी है, जिसके पास किरदार की भी क्लैरिटी है। कहीं कंफ्यूजन नहीं है, कहीं झोल नहीं है। तो यकीनन हम फख्र महसूस करते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के जाले हैं, और हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक दुनिया में डिप्लोमेसी और दीगर ममालिक के साथ अच्छे रवाबित और ताल्लुकात में महारत रखते हैं, और इसी महारत के आज हम अच्छे नताइज देख रहे हैं। अब जी बहुत ज़रूरी है कि मैं आपसे फ्लड्स की बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान में जब मैं आपसे आज मुखातिब हूँ लाहौर के अंदर, तो पाकिस्तान में आज भी जो माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में तबाहकुन सैलाब बरपा हुए, उनके जो घिनौने और दर्दनाक नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 34 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पानी है, 11 तो ऐसे हैं जहां मुकम्मल पानी है, और 2.2 मिलियन घर
कुछ जिसमें से बहुत सारे ख़त्म हो गए हैं और बहुत सारे डैमेज हुए हैं। इसके अलावा 1.1 मिलियन जो हमारी भेड़, बकरी, गाय, जो लाइव स्टॉक हम जिसे कहते हैं, वो सफ़ाए हस्ती से ख़त्म हो चुके हैं। बहुत सारा नुकसान है। 8.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है अर्जेंटली, और इसमें 4% वो ख़वातीन हैं जो हामला हैं, जिनके हवाले से यूनाइटेड नेशंस की भी एक रिपोर्ट आई है कि यकीनन जो सैलाब है या जो बारिशें हैं वो तफरीक नहीं करते। वो ना अमीर, ना गरीब, ना नस्ल, ना कबीला देखते हैं, और ना ही मर्द, औरत, बच्चा, बुजुर्ग देखते हैं। जब वो तबाही लाते हैं तो वो सबके लिए तबाही लाते हैं, और ये तबाही पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान भुगत रहा है ये तबाही क्योंकि दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो कार्बन एमिशंस में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिसका किरदार, जिसकी कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है, उसको इतना बड़ा नुकसान भुगतने पर वो मजबूर करते हैं। ऐसे ममालिक हैं जहां ये तबाही आई, लेकिन वो चंद ममालिक जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, मुआशी तौर पर, माली तौर पर, मुआशरती तौर पर, वो तो अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपना बचाव नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना तकरीबन $40 अरब है, और ये बढ़ेगा क्योंकि अभी तो रिकंस्ट्रक्शन होनी है, दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होना है और तरक्की की राह पर गामजन होना है। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ी आबादी अब तक सैलाब से मुतासिर है, और हम आज भी जहां भी बैठते हैं, चाहे मुल्क के दीगर मामलात या दुनिया के करंट अफेयर्स की बात करें, हम अपने फ्लड्स की और फ्लड में मौजूद लोगों की बात करना नहीं भूलते। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर लाहौर में वो मनाजिर नहीं हैं जो हमें नज़र आते हैं बलोचिस्तान में के कुछ के दीगर अजला में, या सिंध के अंदर सेवन में, जोही में, दादू में, खैरपुर में, सांगड़ में, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ तो अभी भी लोग हमारी मदद को पुकार रहे हैं। वसेब बहुत बुरी तरह हिट हुआ पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, गिलगित के लोग, नुकसान थोड़ा हो या ज़्यादा, नुकसान होता है। और जितना नुकसान पाकिस्तान का इन बारिशों में हुआ है, तारीख में कोई ऐसी बारिश नहीं गुजरी जिससे इतना बड़ा नुकसान हुआ हो। जिन इलाकों में बारिश जो है वो 100 मिलीमीटर बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं थी, वहां 1800 मिलीमीटर बारिश पड़ी है, मजाक की बात नहीं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे नादान साजिशी अनासिर हैं जो पाकिस्तान के इस फोकस को हटाकर दूसरी जानिब ले जाना चाहते हैं। हम डटे रहेंगे, हम बात करते रहेंगे अपने फ्लड अफेक्टीज की, अपने फ्लड से मुतासिर होने वाले पाकिस्तानी भाई बहनों की, क्योंकि हम उन्हें याद रखना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि हम आपको नहीं भूलें, ना हम आपको भूलेंगे। चाहे आईडीपीज का मसला हो, जब दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े, या आज फ्लड्स का मसला हो, हम अपने उन पाकिस्तानियों को नहीं भूल सकते जो तकलीफ में हैं, जो दर्द में हैं। इस सिलसिले में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा, आप जानते होंगे, लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 70 अरब रुपए की रकम फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए अनाउंस की थी, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास यूनिक डेटा मौजूद है जिसकी मदद से इस रकम को तकसीम करने की टास्क हमें सौंपी गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टास्क में हम आज भी जुटे हुए हैं। तकरीबन 96.82% तक ये रकम तकसीम हो चुकी है, और 70 बिलियन की जो रकम है वो 2.8 मिलियन घरानों, फैमिलीज़ तक पहुंचाने की टास्क सौंपी गई थी। यकीनन बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिन्हें मदद चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी जो मुआशी कुव्वत है उसके हिसाब से जितना हो सक रहा है हुकूमत कर रही है, लेकिन इस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं कि और मदद ली जाए, लोगों से भी ली जाए, और दीगर जो ममालिक या डेवलपिंग पार्टनर्स हैं। इस मौके पर मैं उन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा।
मैं उन डेवलपिंग पार्टनर्स का भी शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने तहे दिल से पाकिस्तान की मदद की, उसमें यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या यूएन की दीगर एजेंसीज हों, जिन जिन इदारों ने हमारा साथ दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम उनसे ये मज़ीद उम्मीद लगाते हैं कि वो हमारी मदद करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान अपने तमाम नुकसान को ना भर ले। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसका जो खमियाजा है वो भुगत रहा है। ये हमारी अपनी करनियां नहीं है, ये किसी और की करनियां हैं जो हमें भुगतनी पड़ रही हैं। लिहाजा दुनिया को हमारी तरफ इसलिए भी देखना चाहिए। हर वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी की बात करते हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी अपने लिए मिटा रहा है, इंतहा पसंदी से अपने बच्चों के लिए निपट रहा है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं वो तो आप लोगों की वजह से हैं। आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। तो ये भी आपके तवस्सुत से बात दोहरानी ज़रूरी थी। अच्छा जी, अब यकीनन माहौल ऐसा है, फ्लड्स बहुत संगीन मसला है, लेकिन एक शख्स है इस मुल्क में जिसको फ्लड्स भी नज़र नहीं आते। एक शख्स है इस मुल्क में जिसको इस बात से कोई गरज नहीं है कि हमारे लिए फैटिफ की कामयाबी कितनी इम्पोर्टेंट है या ग्वांटानामो बे से हमारा एक साथी पाकिस्तानी भाई आ रहा है वो कितना अहम है। उसे तो सिर्फ गुस्सा है और वो गुस्सा अपनी कुर्सी छिन जाने का है। और वो शख्स जो है ना सिर्फ गुस्से में है बल्कि बहुत कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज तो वो शुरू से था, कंफ्यूजन तो उसकी कभी निकली ही नहीं, उसके अंदर ये कंफ्यूजन का कीड़ा सदा ही रहा है और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो यू टर्न्स पे यू टर्न्स लेता रहा। अब जी उसने ये मार्च का सारा ड्रामा लगाया है और हमने ये तो सुना था कि लॉन्ग मार्च होती है और बंदा एक डेट देता है और उस पर चलता है और चलता चला जाता है, लेकिन हमने ये मार्च जो है ना, इम्तिहान तो देखे थे पार्ट्स में होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पर्चे होते हैं, लेकिन ये मार्च पार्ट्स में नहीं देखी थी। तो अब हम ये मार्च जो है ये पार्ट्स में देख रहे हैं, ये हिस्सों में हो रही है। अब ये पता नहीं कितने हिस्सों में मुकम्मल होगी या फिर कितने हिस्सों के बाद जो है एक और यू टर्न ले लिया जाएगा। अच्छा, मार्च में अवाम कम और गाड़ियां बहुत ज्यादा है और आम बंदा कम और खास बंदा बहुत ज्यादा है। फिर वो जो खास बंदे हैं वो एक दूसरे से लड़ते हुए भी कंटेनर पे नजर आते हैं, ये भी नजर आते हैं कि भाई वो धक्के दे रहे हैं, वो उसको उंगली उठा के डांट रहा है और मतलब अजीब जो इनका एक फिरौनियत का स्टाइल है वो भी कंटेनर पे नजर आ रहा है। और मुझे तो ये हैरत होती है कि इनको ये शर्म या एहसास तक नहीं है कि भाई आपको किसी ने कहा नहीं है कि आप अपना जमहूरी हक प्रोटेस्ट का, एहतजाज का इस्तेमाल ना करें, लेकिन ये गुमान आपको क्यों है कि आप चंद लोग इकट्ठे करके हुकूमतें गिराएंगे। ये गुमान ना माजी में हमने किसी को होने दिया, ना हम आज किसी को कहते हैं कि ये गुमान आपको होना चाहिए। अगर किसी हुकूमत को निकालना है तो जमहूरी तरीके से निकालना पड़ता है, जिस तरह आपको निकाला गया जमहूरी तरीके से, जिस तरह आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आईनी तरीके से निकाला गया। ये होता है तरीका हुकूमतों को फारिग करने का। लेकिन जो तुम चाहते हो इमरान अहमद न्याजी, वो तरीका कल भी गैर आईनी था और आज भी गैर आईनी है। लिहाजा जो ये खूनी मार्च का तुम ड्रामा रच रहे हो, ये तुम्हें तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो बाहर हैं। तुम तो बोरिया बिस्तरा उठाओगे और पतली गली से दीवार फलांग कर, जो तुम्हारी माजी की रिवायत है, चले जाओगे नंगे पैर। लेकिन जिसके बच्चे और जिन फैमिलीज को तुम घसीट रहे हो इस तमाम तमाशे में, नुकसान तो उनका कराना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे अपने अली अमीन गंडापुर की ऑडियो आ चुकी है जिसमें वो बंदूकों की खैर खबरें ले रहा है, जिसमें वो कह रहा है कितनी बंदूकें हैं, तैयार हैं लाइसेंस बंदूकें। क्यों? तुमने ये बंदूकें किस पर चलानी है? तुम बंदूकों के इतने शौकीन हो क्यों? हम तो निहत्ते लॉन्ग मार्च करते रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसी बरस
फरवरी में जो लॉन्ग मार्च की है वो तुम्हारी ये लॉन्ग मार्च और उस लॉन्ग मार्च के आगे कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है, कख जिसे कहते हैं। मार्ची है ये, मार्ची वो खराबी से मतलब अब तुम अपने वो जो आज सोशल मीडिया का है हमारे सेल का, लेकिन अल्लाह करेगा हम ऐसी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे, लेकिन जो तुम्हारी सोशल मीडिया है ना वो जा के फोटोशॉप से ये दिखा रही होती है कि ये देखें हमारा मार्च, और जो मार्च की औकात और हकीकत है वो भी पता चल जाती है, क्योंकि ये डिजिटल एज है भाई। तुम कितना छुपाओगे, तुम कितना छुपाओगे। और फिर तकब्बुर की इंतहा ये है और गुरूर का लेवल ये है कि वो कहता है कि जी मैं इतने दिनों में जो हूं पता नहीं कौन सी काया पलट दूंगा। काया तो तुम पलटने निकले थे और दावे तो तुमने किए थे। 4 बरस की कारकर्दगी पर यह शख्स कभी बात नहीं करता। और मुझे अफसोस ये है कि प्रोपेगेंडा ये चलता ही प्रोपेगेंडा पे है। काश के सोशल मीडिया इतना बदनाम ना होता, और वो हुआ भी बदनाम इसी शख्स की वजह से है। क्योंकि जब अरशद शरीफ साहब का ये सारा मामला चल रहा था तो इसी प्रोपेगेंडा मशीन ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नाम से मंसूब एक खत का जिक्र शुरू कर दिया जो कि झूठ था। कोई खत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बतौर फॉरेन मिनिस्टर किसी हुकूमत को नहीं लिखा कि अरशद शरीफ साहब को किसी मुल्क से निकाला जाए। यह झूठ था, यह झूठ है, और इसी झूठ को सोशल मीडिया के टूल के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस तरीके से आज भी हमारे साथी जो मुल्तान और मलीर से जीते हैं, जहां एक सीट पर इमरान अहमद न्याजी को और दूसरी पर शाह महमूद कुरैशी साहब को मुंह की खानी पड़ी, वहां पर उनका मुकाबला इसी झूठ से था, प्रोपेगेंडा से था। और फिर ये झूठ के जी बिलावल साहब ने कोई खत लिखा है जिसकी फिर क्लियर जो है तरदीद फॉरेन मिनिस्ट्री ने की है। लेकिन इस झूठ से ये कब तक चलेगा? ये झूठ की बैसाखियां कब तक काम आएंगी? क्योंकि पहले वाली बैसाखियां तो चली गई, पहले वाले तो चले गए, जिनके सहारे ये पहुंचा था उन्होंने तो अब इसके पैम्पर बदलना छोड़ दिए। तो अब ये जो है कभी केपी के बेचारे पुलिस वालों को इस्तेमाल कर रहा होता है, उनकी प्रोटोकॉल को कर रहा होता है, कभी पंजाब पे प्रेशर डाल रहा होता है। और वो पंजाब के वजीर आला भी कह के थक गए कि जी मैं वजीर आला हूं पंजाब का। वो कहना ये चाहते हैं मैं किसी का नौकर नहीं हूं, लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरियां होंगी उनकी। बात यह है कि इस मुल्क में इस तरह की बदतमीजी और बद इखलाकी और गालम गलोच पहले नहीं हुई है। इस मुआशरे को इमरान खान सिर्फ अपने राज के लिए तोड़ना चाहता है, लोगों में फूट डलवाना चाहता है। मैं लोगों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि वो लोग जो है वो तो सोचते हैं कि ये कोई लीडर है, मगर ये तो सबसे बड़ा गीदड़ है। वो कौन सा लीडर है जो दीवार फैलांग कर नंगे पैर भागता है? वो कौन सा लीडर है? वो कौन सा लीडर है जो 2014 में बड़ी धरने की बात करता है और फिर वो जो रात का एक एक्शन था उस एक्शन में वो कैसे भाग गया था? ये सबको याद है। बाकी ये हमें इसके ऑर्डर याद हैं कि पीटीवी पे हमला कर दो और फलाने इदारे को हमला कर दो, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाओ। और ये पिछली रैली जो इसने निकाली है उसमें भी इसने खुद ये एडमिट किया कि जी हमारे साथ तो लोग थे, उनके पास असलहा था और मुझे लगा कि कुछ हो जाएगा। तो भाई तुम लाते क्यों हो असलहा इन मार्चेस में? तुम इन प्रोटेस्ट के अंदर असलहा लाते क्यों हो? तुम दूसरों की माँ बहनें बच्चों को भी घरों से निकालते हो। अगर हकीकी और अगर असली एहतजाज करना है तो पहले अपने बच्चों को लाओ। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा बमें अपने बच्चों के बैठकर एहतजाज किया करती थी, बार्ब्ड वायर्स के साथ। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बख्तावर बीबी, असीफा बीबी, ये सारे बच्चे उनके साथ बैठे होते थे। इसका तो कोई ना बच्चा है, ना कोई घर वाला है, ना कोई फैमिली, कोई सबने शायद इससे शायद
پتہ نہیں وہ آن نہیں کرتا یا انہوں نے آگ کر دیا ہے, کیونکہ اس کی کرتوت سے تو اس کو ہی آگ کیا جا سکتا ہے. تو اب جب اپنے بچوں کو تم یہ تکلیف نہیں دے سکتے تو تم پاکستان کے بچوں کو گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے ہو. پاکستانی لوگ کیا اس لائق رہ گئے کہ وہ اپنی بدتمیزی کے لیے پہچانے جائیں؟ لوگ کہیں کہ جی پاکستانی یوتھ از ناٹ ڈسپلنڈ. ایسا تو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے تو پاکستان کے بچوں کے لیے, پاکستان کی قوم کے لیے اصول واضح کیے تھے. یہ تو کبھی مذہب کو استعمال کرتا ہے اور کبھی یہ جو آزادی کا ڈرامہ کرتا ہے. اس کو آج بھی اگر گارنٹی مل جائے نا کہ کل یہ وزیر اعظم بنے گا, آپ لکھ کے رکھ لیں, لکھ کے رکھ لیں, یہ تسبیح پڑھنے لگے گا تمام اداروں کی, یہ شروع ہو جائے گا ان کی واہ واہ. اس کو موقع نہیں مل رہا. آپ نے دیکھا ہے اداروں کی طرف سے بھی یہ بات کلیئرلی آئی ہے کہ رات کو ہم سے کیوں ملتا ہے. کل کہاں گیا تھا یہ, اور پھر کہتا ہے یہ جھوٹی خبر ہے. تو اسد عمر اسی کی جماعت میں ٹرک پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے لڑائیاں تو کرتا ہے. تو اسد عمر نے تو کہا تھا کسی اہم میٹنگ میں گیا ہے, کسی اور نے تو نہیں کہا. تو جھوٹ تو آپ ہی کے کیمپ سے نکلتے ہیں اگر وہ جھوٹ ہے. بھئی ہم تو نہیں کہہ رہے وہ جھوٹا ہے, لیکن تم نے خود کہا وہ جھوٹا ہے. باتیں تو اس کی اتنی ہے کہ لگتا, مطلب حیران کن باتیں ہیں اس شخص کی. اب جی یہ انتشار کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے, یہ وائلنس کو فروغ دیتا ہے. جو لیڈر وائلنس کو فروغ دے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لیڈر وقتی فائدہ تو اٹھا لے گا, لیکن قوم کا کتنا بڑا نقصان کرتا ہے اس پورے عمل سے. اب میں تو بیسیکلی میرا آج بھی یہی ماننا ہے کہ یہ صرف اور صرف پاور چاہتا ہے, یہ صرف کرسی چاہتا ہے. اس کو ہیلی کاپٹر کے مزے آ گئے. یہ بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس, وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالا, روز ہیلی کاپٹر پہ جانے کا شوقین. اب یہ بگڑ گیا, اب یہ بگڑ گیا, اب یہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ بغیر ہیلی کاپٹر اور بغیر کیا جہاز کو ہیلی کاپٹر کے مزے آگے, جہاز کو ہیلی کاپٹر کے مزے آگے. یہ فیصل میر صاحب نے ایک نیا نقطہ نکالا ہے. تو یہ اصل میں بگڑ گیا ہے, اس کو ابھی چسکا لگ گیا ہے. ورنہ اگر کسی کی فکر ہوتی نا تو 4 برس کی کارکردگی پر بات کرتا. اب 4 برس کی کارکردگی پر ایک آدھا لفظ بھی نہیں ہے, آدھا لفظ بھی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں کہتا 4 برس کی کارکردگی پر کیونکہ, اور پھر وہ جو اس نے لگا دیا ہے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے جھوٹی آزادی کی باتیں کرتا ہے, تاکہ آپ لوگ یہ نہ پوچھ لیں کہ بھائی وہ فلانی یونیورسٹی کے اتنے مربع تم نے کیسے ہتے آئے, وہ ملکیت تم نے کیسے لی. کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ فرا گوگی نے 4 برس پنجاب کے اوپر حکمرانی کی اور تم نے جو ہے اس کو پکڑا بھی نہیں, بھگا دیا الٹا, اور وہ اربوں خربوں اس نے کمائے تو کس کو دیے. کوئی وہ انگوٹھی کی بات نہ پوچھ لے, ہیرے کی انگوٹھی تھی. کوئی یہ نہ پوچھ لے بیگم صاحبہ کے کون کون سے بزنسز تھے, اور گھڑی کا کوئی نہ پوچھ لے. اب دیکھیں نا, سب کو چور کہنے والا اب خود بازار سے گزرتا ہے یا کہیں کسی جگہ جاتا ہے تو گھڑی چور گھڑی چور گھڑی چور کے نام سے مشہور ہے. تو کوئی یہ باتیں نہ پوچھ لے, اس لیے وہ پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جھوٹا جو ہے وہ زور زور سے بات کرتا ہے, سچ کو اس طرح کی کا رویہ نہیں چاہیے. سچ تو آرام سے بولا جاتا ہے, لیکن چیخنا چلانا جھوٹے کا عمل اور فعل ہے. اب کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ جی یہ پشاور بی آر ٹی کے گھپلے تم نے کروائے تھے, یہ نہ پوچھ لے کہ ادویات کی قیمتیں یکا یک 700% تم نے کیوں بڑھائی اور کس کو اس کا فائدہ ہوا. شوگر سکینڈل کے بارے میں کوئی نہ پوچھ لے, کوئی رنگ روڈ کے شہزاد اکبر کی کہانی نہ پوچھ لے. تو کوئی آپ میں سے یہ نہ پوچھے, اسی لیے یہ بار بار یہ آزادی کی رٹ بات کرتا ہے, لگاتا ہے. کون سی آزادی کی بات کرتا ہے؟ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا, اور اس کے بعد 4 ڈکٹیٹروں کو پاکستان نے بھگتا. پاکستان کو جمہوریت بڑا خون دے کے ملی ہے, مگر یہ کرسی چاہتا ہے خون کی کاسٹ پہ. یہ جمہوریت نہیں چاہتا خون کے حساب سے, یہ چاہتا ہے مجھے کرسی ملے, پھر کسی کا بچہ اللہ معاف کرے وہ اس میں جس کی جان جائے, کسی کی کا لال, کسی کا بیٹا, کسی کی بیٹی.
یہ چاہتا ہے کہ یہ خون وہ دیکھے تاکہ یہ بندوقیں اور کس لیے ہیں. اب یہ کہتا ہے جی کنٹینر، اب کنٹینر ایڈمنسٹریشن نہیں لگائے گی جب تم بندوقوں کی باتیں کرتے ہو، جب تم خونی مارچ کی، تمہارے اپنے لوگ کہتے ہیں آ کے کہ یہ خونی مارچ ہے، پھر دوسرے دن تم اسے پارٹی سے نکال دیتے ہو. یہ تو نہ میں نے کہا، نہ رانا صاحب نے کہا، نہ شہزاد صاحب نے، نہ فیصل، کس نے؟ ہم میں سے تو کسی نے نہیں کہا نا. یہ تو تمہارے اپنے بندے کہہ رہے خونی مارچ ہے. تو خونی مارچ میں ایڈمنسٹریشن کہیں نہ کہیں تو کوشش کرے گی نا کہ عام سٹیزنز کو بچائے. عام جو معصوم لوگ تمہارے اس پروپیگنڈا میں نہیں آئے ہیں ان کو بچائے، کیونکہ پورا پاکستان تو تمہارے ساتھ نہیں ہے جو تم جھوٹ بولتے ہو. جو بولتے ہو تم انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی 220 ملین پیپل سپورٹڈ یو. یو لائڈ. 220 ملین پیپل نیور سپورٹڈ یو. Just a fraction of people supported you, and a big fraction of that fraction is also is regretting supporting you because وہ نہیں تمہیں سپورٹ کرتے تھے، تم جھوٹے نکلے. تو اب تم یہ جو گیدڑ بھپکیاں دیتے ہو، میں سمجھتی ہوں کہ اب عمران خان should act like he should act his age basically. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا please act your age. اب عمر ہو چکی ہے تمہاری. اب اپنی عمر کے جو لوگ ہیں وہ جس طرح بیہیو کرتے ہیں ان کی طرح بیہیو کرو. لیکن تم اس لیے نہیں کرو گے because وہی بات ہے نا، ہر انسان اپنے ذاتی رویوں کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے. جب تمہارا ذاتی رویہ یہ ہے کہ تمہیں کھانا ملا خیر ہے، کسی اور کو کھانا ملے نہ ملے، تم نے اپنی ایکسرسائز کر لی کسی اور کو یہ ٹائم ملے نہ ملے، تو یہ خود غرضی ہے. یہ خود غرض شخص ہے جسے کسی بھی قیمت پر اقتدار چاہیے، کرسی چاہیے، اور اس کی غرض کسی اور چیز سے ہے ہی نہیں. آپ لوگوں سے یہ باتیں اس لیے کرنا ضروری تھیں کیونکہ عمران خان جو ہے اس کرسی کے پیچھے کسی کو نہیں چھوڑا. اپنے سیاسی مخالفین کو تو یہ چور ڈاکو کہتا ہے، لیکن اداروں کو بھی اس نے نہیں بخشا. اور اس اداروں کی جو کے حوالے سے جو تنقید ہے اسے ہمارا پڑوسی ملک سیلیبریٹ کر رہا ہے. مطلب اس سے بڑا اس ملک کے ساتھ جو ہمارا آج بھی مقبوضہ کشمیر پر جھگڑا چل رہا ہے، آج بھی ہمارا پرنسپل موقف ہے کہ ہمیں کشمیر کی آزادی سے غرض ہے، ہمیں کشمیری بھائی بہن بزرگ نوجوان آزاد دیکھنے ہیں. اور اس ملک کے ساتھ یہ ادھر جو ہے سیلیبریٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ اپنے اداروں کو گالیاں دے رہا ہے. تو یہ میں اس بات کو بھی کنڈیم کرتی ہوں. میرے ملک کے اندر جو بھی پرابلمز ہیں، چاہے وہ جمہوریت سے منسلک ہیں، چاہے وہ عوام سے منسلک ہیں، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. ہم اپنے مسائل کو خود ایڈریس کریں گے، لیکن اگر ہمارے اندر کی کمزوریاں یا ہمارے اندر کے اس طرح کے کنفیوز لوگ کسی اور ملک کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. یہ بہت غلط طریقہ کار ہے. آپ لوگوں کا شکریہ. اگر سوال آپ لوگوں کا، جیسے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے لاہور سے اسلام آباد کی جانب، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں انتخابات کی تاریخ لے کر واپس آؤں گا. عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے. نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات اپنے ٹائم کے اوپر ہوں گے اگست کے بعد. دوسری جانب آرمی چیف لگانے کی عمران خان کو بہت جلدی ہے. ان دونوں معاملات پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف؟ دیکھیں، عمران خان کو کسی کی تقرری کی جلدی نہیں ہے. عمران خان کو اپنی کرسی حاصل کرنے کی جلدی ہے. اور یہ میں اس لیے بار بار کہتی ہوں کیونکہ یہ سچ ہے نا. وہ تو جھوٹ بار بار دہراتا ہے، میں تو سچ بول رہی ہوں کہ جی وہ شخص اگر آج آپ اسے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیں، اسے کوئی غرض نہیں ہے. جن جماعتوں کے خلاف وہ باتیں کرتا تھا ان کے ساتھ مل کر اس نے یہ بنائی اپنی حکومت پچھلی مرتبہ. اور جب اس کو سہارا دینے والے لوگ نکل گئے اور یہ الائز بھی نکل گئے اور پھر ووٹ اس کے خلاف پڑا، وہ گھر چلا گیا. اس دن سے آج تک اسے یہ درد ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ وہاں جا کے تاریخ لے کر دیکھیں، یہ ایک اس آدمی کا گھمنڈ اور اس کی ضد یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن اس ملک کو تا قیامت رہنا ہے. جو نقصان انشاءاللہ جو نقصان یہ اس ملک کو پہنچا رہا ہے، میری تو یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عقل دے، کیونکہ یہ جو کر رہا ہے وداؤٹ اینی سینس، وداؤٹ اینی ویژن ہے. وہ ویژن صرف کرسی ہے اور کوئی نہیں. تو اسی لیے یہ ضد سے نہیں ملتی تاریخیں، یہ ملتی ہیں بات کرنے سے. لیکن جب یہ چور ڈاکو خود گھڑی چور کسی اور کو چور کہنے کی کس پوزیشن میں ہے،
اور یہ اس طرح اگر بات کرتا ہے, دنیا میں دیکھیں بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ بیٹھ کر ٹیبل پہ حل ہوتے ہیں, لیکن یہ شخص جو خود بہت بڑا چور ہے, اسے پتا ہے میں چور ہوں, کسی کو چور کہہ کے یہ اپنا دامن تو صاف نہیں کر سکتا, تو یہ اس کی ضد پر نہیں ڈیٹیں ملتی. امریکی خارجہ سیکرٹری کونڈالیزا رائس نے اپنی کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے بے نظیر اور مشرف کے درمیان ڈیل سٹک کروائی تھی. اب دیر واز اے سائفر ایشو یہ ریسنٹ پاس کے اندر, تو کیا پیپل پارٹی کو وہ عمران خان صاحب یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جس کے اوپر, اس پہ کیا اعتراض ہے کہ پاکستان کی سیاست میں امریکی مداخلت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں پاکستان کی سیاست یا پاکستان کی خارجہ پالیسی یقیناً اس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں جمہوریت کے حصول اور استحکام کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم تو آج بھی اصول کی بات کرتے ہیں, حکومت میں بیٹھ کر بھی ہم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے کہ عوام کی دل آزاری ہو یا سسٹم کو نقصان پہنچے. ہم اپوزیشن میں بھی تھے تو عمران خان صاحب کی جماعت ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھی, تب بھی وہ دھرنا دے رہے تھے, ہم انہیں کہہ رہے تھے پارلیمنٹ میں آئے. ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ آپ ایوان میں حکومتی سائٹ پہ بیٹھیں یا اپوزیشن کی سائٹ پہ بیٹھیں, یہ ایوان ہوگا تو یقیناً اس سسٹم کو تقویت ملے گی. جہاں تک آپ نے کہا کہ ماضی میں جو چیزیں جو کتابیں ہوئیں, اس طرح تو جنرل مشرف کی بھی ایک کتاب ہے, میرا خیال ہے اس میں بھی بہت انکشافات ہیں, لیکن اس کے علاوہ حقائق بھی تو ہیں نا. اس شخص نے جس طریقے سے پاکستانیوں کو سپرد کیا, گوانتانامو بے میں جیلیں بھری گئی پاکستانیوں سے کیونکہ اس کی رقم لیتا تھا وہ, تو یہ بھی تو حقائق ہے نا. اور عمران سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے اس شخص کو کیوں ریفرینڈم میں مدد کی, یہ باتیں ہیں نا. لیکن ساری باتوں کی ایک بات ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اس ملک کو استحکام دینے سے واقعتاً کسی کو غرض ہے یا کوئی سچا ہے تو وہ بیٹھ کر اس ملک کے آگے کا جو لائے عمل ہے اس ملک کے لیے وہ کرے گا. لیکن اگر اسے صرف اپنی کرسی سے غرض ہے تو وہ کہے گا کم واٹ میں. اس ملک کے اداروں کو بھی وہ جس طرح تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ میرا اختلاف نہیں ہے ماضی کے جو کام ہے ان سے, میرا بھی ہے, میرا نظریاتی اختلاف ہے, میرا اصولی اختلاف ہے, لیکن پاکستان کی جو ساورنٹی ہے, جو پاکستان کا مقام ہے اور جو پاکستان کی اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, ان سب کو دیکھ کر میں بات کروں گی, بیکاز میں ذمہ داری سے بات کروں گی. میں اس پوزیشن میں ہوں تو مجھے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. لیکن جب عمران خان جیسا شخص جو کہ آج فارمر پرائم منسٹر ہے اس کو نہیں علم کہ کس ذمہ داری سے بات کرنا ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ اس ملک کے لیے وہ کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے. میں آج بھی یہ کہوں گی کہ جی آپ سے عمران نیازی, آپ سے ہمارے اختلاف اپنی جگہ ہے, لیکن خدا کے لیے کرسی کی خاطر ملک کو نقصان نہ پہنچاؤ. اچھا محترمہ, میرا سوال یہ ہے کہ جب سے عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا, اسلام آباد میں کنٹینر لگ گئے, نظام زندگی مفلوج ہے, اب 4 جگہوں سے جب وہاں پہ لوگ داخل ہوں گے, سے آزاد کشمیر سے گلگت بلتستان پنجاب, تو وہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران احمد نیازی تو چاہتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے تاکہ اس کو, جیسے اس کا ایک جو جمہوریہ جو ہے ممبر ہے پی ٹی آئی کا جو بڑا پریڈکٹ کر رہا تھا ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے, اس کی بھی کچھ ویڈیوز ہیں, اسے کیسے پتا تھا کہ ایک فورن ملک میں, مطلب آج بھی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ارشد شریف صاحب کینیا کیسے پہنچے, کیوں گئے, نیروبی کیوں گئے, یہ سوالات ہیں نا. کس نے ان کو کہا وہاں جانے کو, جبکہ یہ بات بھی سب کو پتا ہے اور آج بڑے اس پہ تجزیے ہو رہے کہ وہاں پر جو ہے کچھ حالات پیچیدہ رہتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, تو کیوں ایک شخص کو وہاں جانے, کس نے یہ کہا کہ وہ جائے, یہ باتیں ہیں نا کھولنے والی. تو اب جھوٹے بلاول صاحب کے نام پر خط نکالنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام زندگی مفلوج اس مارچ میں, دیکھیں اس وقت رکاوٹیں بے شک ایک حکومت یا ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس نے ان لوگوں کو بچانا ہے نا, یہ جو لوگ اس شخص کے ایڈونچر سے تکلیف میں آ سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ کسی کا زندگی کا کوئی نظام مفلوج نہیں ہوا. یہ جو چھوٹی سی مارچ لے کے نکلا ہے اس سے ابھی تو کوئی ایسا نہیں ہوا, لیکن اس سے جو آگے کا نقصان یہ کرنا چاہتا ہے, جو اس کی خواہش ہے, وہ یقیناً
सीरियस बात है, चूंकि ये अंदिये ये खुद दे रहा है, ये खुद कह रहा है कि जी वो आज तक कोई आई कॉन्डमनेशन अली अमीन गंडापुर के हवाले से जिसने बंदूकों की बात की। आपको पता है कि जब इसके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का मामला, सॉरी फॉरेन फंडिंग नहीं, वो जो घड़ी वाला किस्सा था जो अभी ये आया है तोशा खाना का, उस दिन भी लोग असलहा के साथ आए थे, उस दिन भी केपी की पुलिस को असलहे के साथ लाया गया था। सो इमरान खान हैज गॉट आर्म्ड पीपल इन हिज रैलीज, इन हिज मार्चेस, और हम पीसफुल एहतजाज के हक में हैं क्योंकि हम जमहूरी जमात हैं, लेकिन ये शख्स जो कि एट एनी कॉस्ट कुर्सी चाहता है वो इंतशार और वायलेंस फैला रहा है। इस्लामाबाद आएंगे, मैं यही देखिए जब ये लोग देखिए अभी तक तो लाहौर भी मुझे सही लगा, मैं लाहौर पहुंची हूँ और रोड, शायद ये चीज इमरान खान को अच्छी ना लगे, शायद वो कोशिश करे कि किसी तरीके से माहौल खराब किया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेगी और उसे लेने पड़ेंगे, उसे लेने पड़ेंगे। इस तरफ से लेने का सवाल तो सिंध की जेल में भी एक मुंतही मेहमान अली वजीर तमाम तर जमानतों के बावजूद कह रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो कहती हूँ कि ये पाकिस्तान की फतह है कि ग्वांतानामो बे से एक हमारा पाकिस्तानी आ रहा है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को सराहने का मकसद ये था कि वो खारजी पॉलिसी और खारजी पॉलिसी के फ्रंट पर जो एक्शंस है उसके नताइज हैं, और अल्लाह करेगा हमें और भी अच्छे नताइज नजर आएंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है हमारे ऑनरेबल एमएनए अली वजीर का, हमारे लिए तशवीश का बायस है ये चीज़, और आपको पता है कि हमने हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो कभी सच्ची बात करने से गुरेज नहीं किया, और हम अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो चीज़ें हैं उसमें जो हमारी तरफ से मदद हो सके वो की जाए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से कहते हैं ना अली वजीर के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है, लेकिन इमरान अहमद न्याजी उससे संगीन काम कर रहा है, सोचने की ये बात है। और उस मेरा सवाल आपसे ये है जी भाई, आप ये बताएं कि वफाक ने सिंध से कितने पुलिस पर्सनल इस्लामाबाद तलब किए हैं, और क्या सिंध की आवाम को ये यकीन हो गया है कि वो रात को पुरअमन और पुरसकून जिंदगी गुजारे, और आपने वहाँ की पुलिस इस्लामाबाद भेज दी? अभी 2 दिन पहले 2 पढ़े लिखे नौजवानों को कराची में मार मार कर कत्ल कर दिया गया है, तो लोगों को वहाँ पर अपना तो एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, और आप सिंध की पुलिस इस्लामाबाद भेज रही है, जाती नहीं है। देखिए मेरे इल्म में कोई आदाद व शुमार नहीं है, ये भी पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, तो मैं इस पर कोई बात करूंगी तो यकीनन मैं चाहूंगी कि तस्दीक के बात करूं। जहां तक आपने कहा कि सिंध के अंदर यकीनन जो हुआ उस पर एक्शन भी लिया गया, अफसोसनाक जो है वो कार्रवाई थी, और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और देखिए यही वजह है, हर चीज़ वहीं आ जाती है कि इस मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है इमरान खान एडवेंचर करे, उसके लिए पुलिस को बुलाया जाए या अपने उन जवानों को एंगेज किया जाए जो सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। जब इसकी ये जिद ख़त्म होगी तो मुल्क में जहाँ जहाँ जिसकी जो ड्यूटी है वो करेगा, लेकिन अगर एक आदमी अपनी जिद पे तुला हुआ है, बंदूकों के अंदिये दे रहा है, तो उसके लिए यकीनन सिक्योरिटी के मेजर्स लेने पड़ते हैं। जी जी जी, पार्टी पहले चारों सूबों की जमाई थी, वफाक की रहमत थी, अब सुकड़ के एक सूबे में रह गई। तो अब आप पीपल्स पार्टी को आगे क्या देखती है? जो फंसी रही पीपल्स पार्टी को कुछ अर्सा पहले थी, दोबारा इसी तरह मिल सकती है? बहन मैं तो पहले कहूंगी कि पीपल्स पार्टी जमात नहीं है, नजरिया है, और पीपल्स पार्टी जो है एक सेकेंड, तो पहले तो ये एक आइडियोलॉजी है, और बड़ा फख्र है हमें। भाई मैं बहन का जवाब दूं। पहले तो मैं ये कह दूं कि ये एक आइडियोलॉजी इज वेरी क्लियर, हमने कभी भी नहीं कहा। और जब लोगों को तकलीफ होती है ना, चंद लोगों को कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है ये कहा जाता है, तो जो भुट्टो है ना वो अब एक नजरिया है, ठीक? तो ये जमात जो है ना, ये जमात अरकान से नहीं पहचानी जाती, ये आइडियोलॉजी से पहचानी जाती है, ठीक? और राणा साहब क्योंकि बड़े मेरे साथ बैठे सीनियर, ये भी बात करेंगे।
ये जमात तो वो है जो 97 में 17 अरकान कौमी असम्बली के साथ बैठी थी। कौमी असम्बली में भाई 2 मिनट एक मिनट यार, खामोश। 17 अरकान के साथ 97 में रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में भी कौमी असम्बली में बैठी थी ना। और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत भी बनाई, वजीर आजम भी थे, सदर भी रहे, और पीपल्स पार्टी ने अपनी जो हुकूमत है उसके नतीजे में अपना फायदा नहीं, मुल्क की जमहूरियत को फायदा दिया। वो तमाम जो गलत एक्शन से आइन को इस्तेमाल करते हुए जो लिए गए उन्हें अंडू किया। अब मैं सिर्फ चाहूंगी कि राणा साहब चाहते हैं कि इस पर जवाब भी दें। ये मेरी बात सुने, एक मिनट भाई सुन ले, बात सुन ले। राणा साहब आपने बात की है पंजाब के हवाले से। यार छोड़ दो। अच्छा भाई 2 मिनट बात करने दे राणा साहब को। एक मिनट, आप राणा साहब जवाब में। मेरी बहन, बात ये है कि मैं पंजाब का प्रेसिडेंट, आपकी तो वो बेटी है बल्कि, हाँ, है ना। हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी बात, मैं जिम्मेदार हूँ कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को उसी जगह लेके आऊं जिस जगह पे पीपल्स पार्टी थी। और इंशाल्लाह मैं पीपल्स पार्टी को उसी मुकाम पे लेके आऊंगा। और इंशाल्लाह मैं अपने वर्कर, जो मेरे वर्कर नाराज हैं, जो जमीर के कैदी हैं, सबसे मिलूंगा और ये मेरा असासा है और इनको इकट्ठा करूंगा और पीपल्स पार्टी फिर इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में आपको अच्छा रिजल्ट देगी। जी महाराज, लास्ट क्वेश्चन कह देना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इधर मानना पड़ेगी कि जी इमरान बेटा। खान मकबूलियत की हदों को छूते जा रहे हैं और आगे उन्हें इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्टिवल्स की भी जरूरत नहीं है। तो बात क्या समझती है, अगर उनका मुतालबा पूरा हो जाता है तो आगे जो आपका हुकूमती इत्तेहाद है उसका क्या होगा, उसको नुकसान क्या होगा? बेटा अगर आप नहीं करें आप ये भी ले लें कि के लोग हैं, पीपल्स पार्टी जो है उसका मुस्तकबिल में इलेक्शन जो है अपने प्लेटफॉर्म पे होगी या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप लोग इलेक्शन? भाई पहले ये अभी कोई फैसला नहीं हुआ, ये हमारी लीडरशिप बैठेगी। अच्छा चलें, नहीं आप बात कर लें, आप देखिए आप बात कर, राणा साहब आप मुकम्मल कर लें फिर मैं करती हूं। हमारी लीडरशिप बैठेगी, जब वक्त आएगा तो हम फैसला करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है। पहले भी 2008 में आपने देखा है कि हमने अपना इलेक्शन लड़ा, तो वही ऐसी कोई बात नहीं। देखिए मैं सिर्फ इनका जवाब दे दूं। देखिए मैं इमरान अहमद न्याजी को इस वक्त सिर्फ एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान की शक्ल में देखती हूँ। वो फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक, वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप उसके बात करने का तरीका देखें, वो गाली से कम बात नहीं करता, वो बदतमीजी के अलावा उसका कोई रवैया नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड है। अब अगर आप ये कहें कि एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी ये कहे कि जी मैंने इतने लोग इकट्ठे किए लिहाजा मैं ये चाहता हूं और ये हो, तो ये तो एक बहुत ही अजीब सी बात है। चूंकि अगर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि क्राउड से या मॉब से हुकूमतें नहीं बदली जाती। अगर क्राउड और मॉब से हुकूमतें बदली जाएं तो फिर इस मुल्क में इलेक्शन की जरूरत है ही नहीं, ठीक। मतलब एक एमएनए का अगर कैंडिडेट है तो वो तकरीबन 1 लाख वोट लेता है, तो ये तो बहुत आसान है कि एमएनए 1 लाख वोट ना ले और 2000 बंदे अपने हल्के से ले आए और 2-2 हजार करके 272 सीट्स होती हैं, जिसकी अगर आधी कर दो तो अगर आधी सीटों पे वो शख्स कहे कि जी ये 2-2 हजार एक उससे है, कितने को हजार वो बना लेगा। लेकिन वो तो तरीका नहीं है ना इस मुल्क में ये डिसाइड करने का कि कौमी असेंबली में कौन बैठा है। सो कौमी असेंबली में बैठने के लिए इलेक्शन में जाना पड़ता है और 1 लाख वोट लेना पड़ता है। तो ये तो लाख तो दूर की बात है, इस वक्त इन चंद हजारों की तादाद पे इस मॉब के ऊपर, क्योंकि अगर आप बंदूकों के साथ आएंगे तो आप मॉब हो गए, फिर तो आप मॉब हैं, तो मॉब हुकूमतें नहीं बदलते। लास्ट क्वेश्चन जी, मैंने उस वक्त ही कहा
चीमा साहब। हाँ चलो जी जी सर और ऊंची बोलो। सैलाब की जो सूरत बयान की उससे तबाही पूरी दुनिया देख रही है। इमदाद भी खुद वर्ल्ड बैंक भी कह रहे हैं और दीगर सारे इदारे कह रहे हैं कि 40 अरब डॉलर का अगर नुकसान हुआ है तो 2 अरब डॉलर कभी का इमदाद का नुकसान है। यानी दुनिया की तवज्जो अभी तक इस तरफ नहीं है। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपने 70 अरब का जिक्र किया है, तो बहाली तो बहुत मुश्किल मरहला है। तो इसके लिए क्या आप बेनिफिशरीज की तादाद बढ़ाएंगी या उनकी मदद का और सिलसिला बहुत शुक्रिया। हाँ आप ले जी। मैडम बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हमेशा हिस्ट्री रही है कि एक दूसरे को गद्दार भी कहा, स्कूली भी कहा। आपका जो वर्कर है पीपल्स पार्टी ने हमारी कभी नहीं किसी रही। को गद्दार नहीं कहा। उनकी रही है लेकिन वो भी पीपल्स सबक आ पार्टी गया। ने कभी किसी को गद्दार नहीं कहा, हमें गद्दार कहा। ना काफिर का है। सवाल को लेने में मैं ये कह रहा हूँ कि आपने नवाज शरीफ से कहा कि इंडिया से दोस्ती के चर्चे रहे। मेरा सिर्फ सवाल है कि आपका वर्कर इंडिया नहीं, मोदी। अब मोदी कहे ना। नहीं, मोदी इज नॉट ओनली इंडिया ना। मैडम ये सवाल है कि आपका वर्कर जो है वो चूंकि हमेशा जो हमारी एज के सारे थे वो तो जरूर सारी वोटों के नाम लगा। आप ये क्या था, आप मुझे बताएं तो दो क्वेश्चन ये है कि आपका वर्कर जो है वो किस तरह है, उसकी क्या पॉलिसी क्लियर हो। देखिए और दूसरा आप जो है गुरबत मकाम में जो है जिसकी वजीर भी हैं, आप मुझे बताएं कि जब नवाज इमरान खान के दौर में महंगाई किस तरह थी, अब महंगाई इस कदर ज्यादा बढ़ गया, उसका जिम्मेदार आप पीपल्स पार्टी या नहीं। देखिए बात यह है कि 4 वर्षों में जो इमरान खान ने इस मुल्क की मईशत के साथ किया उसने तो यकीनन बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया ना। अगर वो आज अपने 4 वर्षों का जिक्र नहीं करता तो उसकी जो बुनियादी वजह यही है कि इस बिगाड़ को वो समझा नहीं सकेगा। इस बिगाड़ में उसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। अब ये अगर फिगर्स लेके बैठ जाएं तो मेरा ख्याल है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप तो इन फिगर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं। तो आपको पहले पता होगा कि जब इमरान खान आया उस वक्त क्या कीमतें थी, डॉलर की कीमत हो या उसके अलावा अशिया की कीमतें हो, और उसके बाद जब वो गया चीनी की, अद्वियात की, सारी चीजों की, और उसने कैसे मिसमैनेज किया। आज उसके दाएं बाएं के लोग जो है वो जवाब देते नजर नहीं आते। नदीम बाबर उसमें से एक, मैं बात कर लूं। अब नदीम बाबर एक शख्स था, बड़े स्कैंडल्स हैं उसके हवाले से। किधर है वो, किधर है शहजाद अकबर, ये किधर है लोग? क्योंकि उस वक्त तो धनधनाते फिरते थे, ये तो किसी का भी गिरेबान पकड़ लेते थे। तो बात यह है कि इस तरह की अकाउंटेबिलिटी का जवाब ना देना पड़े वो रोज, इसीलिए ये दूसरी बातें करता है। अब आप आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी मैंने अपनी जिंदगी में या राना साहब ने या समीना बीबी ने किसी को गद्दार नहीं कहा। हमने हमेशा जब 90s में इख्तलाफ की सियासत इतनी संगीन थी तब भी हमने यही चाहा कि सियासत में डिसएग्रीमेंट हो सकता है। देखिए मैं आपकी किसी बात से इख्तलाफ कर सकती हूँ, लेकिन आपसे इख्तलाफ की कितनी हदें मैं पार करती हूँ ये मेरा ज़र्फ और सियासी ट्रेनिंग है। लिहाजा मेरी सियासी ट्रेनिंग ये कभी नहीं रही कि किसी को गद्दार कहूँ। मेरी सियासी ट्रेनिंग एक आइडियोलॉजी की बुनियाद पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर आज भी उस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। हमारे पास आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के तहत हम बात करते हैं, उसका बयानिया बनाते हैं। तो दीगर जमातों से क्यों मुनफरद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? क्योंकि ये नजरिया है। इसीलिए जब मैं बात करती हूँ तो जमात की नहीं, नजरिए की करती हूँ। और यही फीलिंग है आज के वर्कर में, कल के वर्कर में और कल आने वाले के वर्कर। और मैं एक छोटी सी ऐड ऑन कर दूंगा ना आपने, दैट्स इट यार, थैंक यू।